सेक्शन चलेगी आपकी 94। 94 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया जाए, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने धमकी के विवस्था में आकर के जो कार्य किया, क्या उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है या नहीं है। सपोज दैट मैं आपसे बोलता हूं कि आप फला आदमी का, मान लिया आप लुहार हो, है ना, और मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपको इस मकान का ताला फोड़ना या ताला तोड़ना या गेट तोड़ना आपको, नहीं तो मैं आपको जो है ना गोली मार दूंगा, आपकी मृत्यु कारित कर दूंगा, मार दूंगा, आपको जान से मार दूंगा। तो क्या आपने ये अपराध किया है? क्या आपको बचाव मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो कब मिलेगा और किन परिस्थितियों में आपको बचाव मिलेगा? वे कौन कौन सी अवस्था है जब आपको बचाव मिल जाएगा, वही 94 में बताएगा। और वे कौन कौन से अपराध है जिनकी व्यवस्था में आकर के आपने उनको किया और आपको बचाव मिल जाएगा। तो 94 पढ़ते हैं। 94 कहती है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराध, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। सेक्शन 94 कहते हैं कि हत्या को तो छोड़ दो आप, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये हत्या करने के लिए धमकियों से विवश करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको गोली मार दूंगा, नहीं तो आप फला आदमी का मर्डर कर दो, और आप मर्डर कर देते हो, तो आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा। मर्डर करने वाले व्यक्ति को कोई बचाव नहीं मिलेगा। सपोज दैट ये ए है और ये बी को गन पॉइंट पर ले लेता है, धमकियों से विवश किया, और ये ए बी से बोलते हैं कि आप सी का मर्डर कर दो, हत्या कर दो उसकी। और अगर ये बी हत्या कर देते हैं तो इस बी ने ऑफेंस किया है, याद रखना, इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। इसने धमकियों से भले ही विवश किया हो, कोई बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा करने का जो आपका अधिकार है उससे भी ज्यादा दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर होता है। जैसे सीमा पर जवान है, खुद गोली खा करके हमें सुरक्षित करते हैं, बात समझ रहे ना, खुद गोली खाएंगे और हमारी सुरक्षा करते हैं गोली खा करके भी। तो इसी तरह से क्या है कि यदि ये व्यक्ति इसको धमकियों से विवश करते हैं कि आप इसका मर्डर कर दो और ये मर्डर कर देते हो, इसने ऑफेंस किया, कोई बचाव नहीं मिलेगा। तो एक तो हत्या के मामले छोड़ दो, हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हो, मतलब वे सारे मामले, वे सारे अपराध जो राज्य के विरुद्ध है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर है पूरा पूरा, जैसे सेक्शन 121 और भी सेक्शन है। अपराध कैसा होना चाहिए? अपराध होना चाहिए अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध कोई ऑफेंस है और वो भी ऑफेंस ऐसा है कि उसमें सजा क्या है? मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस। ये शर्त है सेक्शन की। केवल राज्य के विरुद्ध तो बहुत सारे ऑफेंस होते हैं, लेकिन राज्य के विरुद्ध वे वाले अपराध जिनमें सजा डेथ सेंटेंस हो, मृत्यु दंड हो, इनको छोड़ दो। फिर आगे सेक्शन पढ़ेंगे। एक तो हत्या को छोड़ दो कि यदि ये व्यक्ति इस बी को धमकियों से विवश करता है, किसी भी तरह की धमकी देता है, इसका मर्डर कर दूंगा या तुमको गोली मार दूंगा या तुम्हारे घर में चोरी कर लूंगा या तुम्हारे भाई का अपहरण कर लूंगा, किसी भी तरह की धमकी देता है, नहीं तो आप इस व्यक्ति की हत्या कर दो, और ये व्यक्ति इस धमकी की व्यवस्था में आकर के इसकी हत्या कर देते हैं, तो इसने ऑफेंस कर दिया। यहाँ पे याद रखना, इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। बाकी मामलों में बचाव मिल जाएगा, लेकिन उनमें भी कब मिलेगा वो सेक्शन बताएंगे, नीचे पढ़ेंगे हम। दूसरा किस चीज को छोड़ना आपको? मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। ऐसा ऑफेंस ये ए बी को करने के लिए कहता है कि वो ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट है। जैसे सेक्शन 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑफेंस है जो भारत सरकार के विरुद्ध होते हैं, जो राज्य के विरुद्ध होते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। और ऐसे बहुत सारे ऑफेंस है, लेकिन किसी में 10 साल की सजा है, किसी में 5 साल की सजा है, किसी में 20 साल की सजा है। लेकिन हम केवल उन वाले अपराधों के बारे में बात करें जो राज्य के विरुद्ध है और सजा होनी चाहिए कम से कम मृत्युदंड। यदि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए कहते हैं जो राज्य के विरुद्ध है और उसमें दूसरी शर्त भी पूरी हो जा रही है, मृत्युदंड भी है उसमें, और ये उस कार्य को कर देता है, वो जो राज्य के विरुद्ध अपराध है उसको कर भी देते हैं भी, तो यहां बी ने ऑफेंस किया है। याद रखना इस चीज को, इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। दो चीजों को तो छोड़ दो, एक तो हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, उनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है। लेकिन अगर किसी के धमकाने से आप किसी का मर्डर कर देते हो तो यह बात तो अपराध है, या
किसी की धमकी की व्यवस्था में आकर के आप ऐसा अपराध कर देते हो जो राज्य के विरुद्ध है और उसमें सजा मृत्युदंड है, क्योंकि बड़े वाला ऑफेंस हो गया है ना, गंभीरता ज्यादा है इसके अंदर, है ना, इसलिए यहाँ पे मृत्युदंड का प्रोविजन ये डाला गया होगा। तो यहाँ तो बचाव मिलेगा ही, बाकी और मामलों में बचाव मिल जाएगा यदि ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है। क्या क्या कह रहे हैं, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, व्यक्ति का मतलब क्या होगा, स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकता है, बात समझे ना, स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकते हैं, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए कि जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, यहां व्यक्ति का मीनिंग क्या होगा, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, वो 7 साल से कम आयु का बच्चा भी हो सकता है, वो 7 से 12 वर्ष के बीच की आयु का बच्चा भी हो सकता है, वो अलग बात है। सेक्शन 101 में सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट वो ये कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो आईपीसी में दिए गए अपवादों का बचाव लेना चाहते हैं, राइट। तो यहां कह रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए धमकियों से विवश किया गया। धमकी का मतलब क्या होगा, इंडियन पिनल कोड में जो ऑफेंस दे रखे उनकी धमकी, अपहरण कर लूंगा, गोली मार दूंगा, या कोई भी, समझ गए ना, कि धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से ठीक यह आशंका कारित हो जाए कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, इमीडिएटली तत्काल मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। आगे सेक्शन ये कह रही कि यदि ये ए नाम का व्यक्ति इस बी को धमकियों से विवश करता है, राइट, और धमकी क्या होनी चाहिए, धमकी होनी चाहिए मृत्यु की, तत्काल मृत्यु की, केवल मृत्यु की नहीं, तत्काल मृत्यु की, इमीडिएटली, अभी मार दे जाऊंगे, कल नहीं, हैंड टू हैंड। ये इसको धमकाता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अभी तुम्हारी तत्काल इमीडिएटली मृत्यु कर दूंगा, अदरवाइज आपको क्या करना कि आपको सी का सर फोड़ना, दिल पे सट करना, या आपको चोरी करनी, या फला आदमी को लूटना, कोई भी ऑफेंस करने के लिए कहता है इससे, है ना, या फला आदमी को बेट करना, या आपको रेप करना, मतलब कोई भी ऑफेंस करने के लिए कहता है। लेकिन धमकी क्या होनी चाहिए, कम से कम तत्काल मृत्यु की। अगर ये इससे ये कहता है कि आप सी का सर फोड़ दो डंडा मार करके, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा 2 दिन बाद, और ये इसका सर फोड़ देते हैं, तो इसने अपराध किया, याद रखना। हाँ, मतलब अगर ये धमकी कैसी होनी चाहिए, एक तो मृत्यु की होनी चाहिए, अभी मार दिए जाओगे, दूसरी बात क्या है, इमीडिएटली डेथ, कि यदि आपने मेरी बात न मानी, अगर आपने सी को डंडा नहीं मारा तो मैं क्या कर दूंगा, तत्काल मृत्यु कारित कर दूंगा आपकी। अगर ये कहता है कि तुम्हारा जो बेटा स्कूल में गया हुआ है वो आएगा, उसका अपहरण कर लूंगा, नहीं तो इसको डंडा मार दो, और ये इसको डंडा मार देते तो इसने अपराध कर दिया, याद रखना। अगर ये कहता है कि अगर तुमने इसका सर नहीं फोड़ा, इसको सर से डंडा नहीं मारा, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और ये जो है ना इस धमकी की व्यवस्था में आकर के सर फोड़ देता, तो इसने क्या किया, अपराध किया है। क्योंकि इसको बचाव कब मिलेगा, जब तत्काल मृत्यु का भय में इसको डाल दिया गया। बात समझे या नहीं समझे, इसके अलावा और किसी बात में इसको बचाव नहीं मिलेगा। मैं फिर से 1-2 चीज लेता हूं। यदि ए ने बी को ये कहा कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, नहीं तो इसका सर फोड़ दो, राइट, डंडा हाथ में ले रखा उसने, या तुम्हारा हाथ काट दूंगा, नहीं तो इसका सर फोड़ दो, या तुम्हारे घर में चोरी कर लूंगा, नहीं तो तुम इसका सर फोड़ दो, तो किसी भी मामले में इस बी को, अगर ये बी कर देता है इसके कहने से, तो इसको बचाव नहीं मिलेगा। इसको बचाव कब मिलेगा, इसको बचाव मिलेगा यदि तत्काल मृत्यु के भय में डाला गया हो। इस ए ने कहा कि यदि तुमने इसका सर नहीं फोड़ा तो मैं तुम्हारी मृत्यु कारित कर दूंगा, इस तत्काल मृत्यु के भय में डाला हो, और इसको इस बी को युक्त रीजनेबल, ये डाउट भी हुआ हो, रीजनेबल डाउट हुआ हो कि क्या होगा, कि तत्काल मृत्यु हो जाएगी यदि इसकी बात मैंने ना मानी, तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध है, याद रखना। अगर ये कहते हैं कि तेरे बेटे को गोली मार दूंगा, और इसके साथ में खड़ा हुआ है, नहीं तो आप इसको डंडा मार दो, या इससे कोई भी कार्य करवा रहा है, हत्या और मृत्युदंड से दंड उन मामलों को छोड़ करके जो राज्य के विरुद्ध है उनको छोड़ करके, और कोई भी एक्ट करवाता है इससे, और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को गोली मार दो, और इसके साथ में खड़ा हुआ है, तो भी अगर ये इसको डंडा मार देते हैं तो भी इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। इसकी अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, बात समझे नहीं समझे। यदि ए ने इसको ये धमकी दी कि मैं तुम्हारी ही मृत्यु कारित कर दूंगा और अभी मृत्यु कारित कर दूंगा,
समझ गए ना, तुम्हारी अभी मृत्यु कारित कर दूंगा, नहीं तो आप फला अपराध करिए, और ये कर देता है वो कार्य, तो इसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जो इसने कहा वो ये वाला नहीं होना चाहिए और ये वाला नहीं होना चाहिए। ये इसको हत्या करने के लिए अगर उकसाता है, हत्या करने के लिए इसको बोलते हैं कि आप इसकी हत्या कर दो, नहीं तो गन इसके हाथ में 1-2 फायरिंग भी खोल के और कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा अभी, और ये मार देते हैं, तो कोई बचाव नहीं मिला। इसलिए कह दिया हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय उन मामलों को छोड़ करके जो राज्य के विरुद्ध है। दूसरी बात क्या है, यदि ये इसको धमकियों से विवश करते और यही धमकी थी कि मैं इमीडिएटली तुम्हें अभी निपटा दूंगा, अभी गोली मार दूंगा, अदरवाइज आप 121 जो राज्य के विरुद्ध अपराध है और उसमें सजा क्या है, मृत्युदंड, या कोई और ऐसा अपराध जो राज्य के विरुद्ध हो और सजा उसमें मृत्युदंड हो, अगर उसके कहने से, इस ए के कहने से बी कर देता है राज्य के विरुद्ध वो अपराध, और इसको भले ही चाहे तत्काल मृत्यु के भय में डाला गया हो, तो भी इसने अपराध किया है। इज इट क्लियर? बात यहां तक समझ आएगी? आपको ये बताओ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं फिर से बताता हूं आपको, एक तो हत्या के मामलों को छोड़ दो और मृत्युदंड से दंडनीय उन अपराधों को छोड़ दो जिसमें सजा जो मृत्युदंड हो। अगर अपराध राज्य के विरुद्ध तो है, लेकिन सजा उसमें 10 साल, 5 साल, 1 साल इस तरह से है, और इसको तत्काल मृत्यु के भय में भी डाल दिया हो, और ये व्यक्ति उस अपराध को कर देते हैं, है राज्य के विरुद्ध, लेकिन सजा में मृत्युदंड नहीं है, तो भी इसने कोई ऑफेंस नहीं किया। मतलब 2 तो चीजें बाहर निकाल दी इन्होंने कि ना तो ये किसी की धमकी में आकर के हत्या कर सकता है, अगर करेगा तो अपराध है, एक बात, ना इसकी धमकी में आकर के ये राज्य के विरुद्ध केवल ऐसे अपराध कर सकता, ऐसे कार्य कर सकता जो राज्य के विरुद्ध भी हो और सजा उसमें मृत्युदंड होनी चाहिए, अगर ये करेगा तो अपराधी है। उसके अलावा जो भी बचा कार्य वो अगर करता है इसके कहने से, तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन जो धमकी है, धमकी कम से कम ये वाली होनी चाहिए, इमीडिएटली मृत्यु के भय में डाला गया हो। अगर ये इमीडिएटली मृत्यु के भय में नहीं डालता, बल्कि ये कहता है कि 2 दिन बाद गोली मार दूंगा, मान लिया दिल्ली से फोन किया और ये कहीं बाहर बैठा हुआ है, ये मुजफ्फरनगर में मान लिया ये व्यक्ति, और ये फोन करके कहता है कि या तो तुम मुझे गोली मार दो, नहीं तो 4 घंटे बाद आऊंगा, 4 घंटे बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और ये गोली इसको मार देते, ये इसका सर फोड़ देता है, तो इसने अपराध किया है, याद रखना। वही खड़ा होना चाहिए, इमीडिएटली मृत्यु के भय में डाला गया हो, और इसने हत्या मृत्युदंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के उनको छोड़ करके कोई कार्य किया हो, तो इसको बचाव मिलेगा, अदरवाइज इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? आगे चलिए। परंतु यह जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने, इस कार्य को किसने किया, धमकी की व्यवस्था में आकर के दी है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी हानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा ना हो कि ये कोई अपराधी था, ये कोई गैंगस्टर है मान लिया, है ना, और ये इसके पास में फोन करते हैं और कहते हैं कि आज इसका सर फोड़ेंगे। दोनों ने प्लानिंग बना ली, 4-5 लोग और भी हैं मालिक के साथ में, रास्ते में से इसको भी ले लिया, ये खुद अपनी मर्जी से ही जा रहा, और फिर इनको विवश कर दिया हो, फिर इन 2-3 ने मिलकर के या इस अकेले ने इसको विवश किया हो कि इसका सर फोड़, नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। तो ऐसी मजबूरी का अधीन तो खुद ही पड़ा रहे। अब अगर ये इसका सर फोड़ेगा, भले चाहे तत्काल मृत्यु को भय में डालो, इसको अब कोई बचाव नहीं मिलेगा। लास्ट वाली लाइन ये बात करती है। क्लियर है स्थिति आपको, है ना? जैसे आपने एक लुहार को पकड़ लिया, एक उदाहरण भी बड़ा अच्छा दे रखा है इसमें। लुहार को पकड़ लिया आपने और उससे कहते हो आप कि साहब इस व्यक्ति के मकान का ताला खोल दो। अगर वो सीधे सीधे खोल देते हैं तो वो अपराधी है। लेकिन अगर आपने कहा कि तेरा सर फोड़ दूंगा, तेरे घर में चोरी कर लूंगा, या कोई और धमकी दी, मुकदमा दायर करने की धमकी दे दी, या किसी क्रिमिनल तेरे बच्चों को मार दूंगा, हाँ कि तेरे बच्चों को गोली मार दूंगा, और तब वो ताला खोलते हैं तो भी अपराधी है वो। लेकिन अगर आपने उस लुहार को, ताला खोलने वाले व्यक्ति को ये कहा हो कि यदि तुमने ये ताला नहीं खोला तो परिणाम ये होगा कि मैं तुम्हें अभी इमीडिएटली अभी जान से मार दूंगा, अभी तुम्हारा मर्डर कर दूंगा मैं, और वो ताला खोल देते हैं, तो लुहार ने कोई अपराध नहीं किया, केवल इन कंडीशन में बचाव मिलेगा। इसके अलावा अगर तत्काल मृत्यु के भय में ना डाल करके और किसी भी चीज के भय में डाला और ये अपराध कर देते हैं, तो भैया ये अपराधी हो गया। अगर ये इसको तत्काल मृत्यु के भय में न डाल करके ये कहता है कि तुझे ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, नहीं तो इस व्यक्ति के मकान का ताला खोलो, और ये खोल देता है, तो भी अपराधी है। समझे नहीं समझे? कम से कम भय तत्काल मृत्यु का होना चाहिए, और इसको डाउट भी युक्तियुक्त रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं मजाक ही कर रहा हूं, लिखा ना धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हुई हो, ऐसा ना मजाक कर रहा हूं।
ऐसा ना हो जो बच्चों वाली गन लेना, सबको दिखा दे रही बच्चों वाली प्लास्टिक की गन है, ठीक है ना, और ये इसको दिखा भी देता है कि देख ये वाली गोली मारूंगा बच्चों वाली, और कह भी दिया इसको समझ भी आ रही सारी बात, दिखाई भी दे रहा है इसको, और फिर भी इसने इस व्यक्ति का सर फोड़ दिया, मकान का ताला तोड़ दिया। अब तो अपराधी है ये, क्योंकि युक्ति तो आशंका तो हुई नहीं, खुद भी हंस रहा और हंसते हंसते वो काम कर दिया। बात समझे नहीं समझे आप? क्लियर है? तो यही बात 94 कहती है, इसको देख लेना अच्छे से। आज चलेगी आपकी सेक्शन 81। एक तो ये जो सेक्शन है रूल ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है जी। आवश्यकता का सिद्धांत क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये एक पानी का जहाज है और लगभग 500 लोग इसमें बैठे हुए हैं। ए नाम का व्यक्ति एक कैप्टन है, सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। आप इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन मैं आपको देता हूँ और आप खुद चेक करना इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। आप इस पानी के जहाज के कैप्टन हो, अचानक रात का टाइम है, अचानक कहीं से एक आइसबर्ग आ जाता है आपके सामने, और सिचुएशन ये है कि यदि आप सीधे लेकर के गए तो आइसबर्ग से टकराएगा, सभी लोग मारे जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इस साइड में इधर एक छोटी नाव जा रही है एक, इसमें केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। यदि इधर को लेकर के आए तो उधर से रास्ता नहीं है, मान लिया इधर को लेकर के आए तो 2 लोग मारे जाएंगे, और सीधे लेकर के गए तो आइसबर्ग से टकराए गए, सभी लोग मारे जाएंगे। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? सेक्शन को भूल जाओ, सेक्शन क्या करती है, आप क्या करोगे? आप इन लोगों को बचाओगे या इन 2 लोगों को बचाओगे? ज़्यादा को बचाओगे ना। क्या आपकी इंटेंशन इनका मर्डर करने की है? क्या आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन है कि मैं इनको मार दूं? नहीं, आपकी इंटेंशन है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस नुकसान को बचाने के लिए आपने इनको टक्कर मार दी। समझ रहे ना? क्या आपको नॉलेज है कि इनको टक्कर मारने से ये मर जाएंगे? नॉलेज तो है कि मर सकते हैं, कि यदि मैं इधर को लेकर के आया तो ये लोग मारे जा सकते हैं, 2 व्यक्ति। ज्ञान तो आपको है, लेकिन कोई क्रिमिनल इंटेंशन आपकी यहाँ नहीं है, राइट। और आपने ऐसा किया क्यों? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ी हानि को होने का से आपने बचाने का काम किया। यहाँ पे आपने एक बड़ी हानि का निवारण या परिवर्जन, या तो हानि हो चुकी थी और उसका निवारण करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने ये काम किया। तो आपके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं है। बात समझे नहीं समझे? आपके द्वारा किया गया कार्य यहाँ आपराधिक नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया। सेक्शन 81 इसी बात पर आधारित है, आवश्यकता के सिद्धांत पर। आवश्यकता थी, आपको नॉलेज भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन आपकी आपराधिक इंटेंशन नहीं थी। और आपने ऐसा किया क्यों? एक बहुत बड़ी हानि को बचाने के लिए आपने ऐसा किया। तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, आपने कोई अपराध नहीं किया, ये एक्ट ही रह जाएगा। एक इसका स्पष्टीकरण भी है, उसको पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन क्या कहती है। कोई बात मतलब कोई कार्य केवल इस कारण अपराध नहीं है। किस कारण? कि वह यह जानते हुए, यह ज्ञान रखते हुए, यह नॉलेज रखते हुए की गई है कि उससे अपहानि होना संभाव्य है। मतलब इस कैप्टन को इस बात की नॉलेज तो है कि ऐसा करने से, इस शिप को इधर ले जाने से यह हानि हो सकती है, होने की संभावना की नॉलेज तो इसको है। पॉसिबिलिटी हो सकता है बच भी जाए, क्या पता टक्कर भी लग जाए और बच भी जाए। संभावना की ही तो नॉलेज है इसको, कि ऐसी इस पॉसिबिलिटी की नॉलेज इस कैप्टन को है कि ऐसा हो सकता है, नॉलेज तो है। यदि वह अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना, यहाँ क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये एब्सेंस होनी चाहिए। यदि इसकी क्रिमिनल इंटेंशन है कि आज तो मौका मिल गया और इन्हीं को उड़ा दो और इसका बहाना मिल जाएगा आइसबर्ग का, तो फिर इसने आपराधिक कार्य किया, इसने मर्डर किया। बात समझे ना? दूसरी बात, इसको नॉलेज तो है इन तथ्यों की, किन तथ्यों की? कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये मारे जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। आपराधिक आशय के बिना ये कार्य किया इसने। हो सकता है इसके बेटा बेटी हुई है ना, और फिर भी इसने बड़ा दिल करके कि भाई चलो ये जाएंगे तो जाएंगे, मैं इतने लोगों को तो बचाऊंगा। तो इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो होनी नहीं चाहिए। अगर इसकी क्रिमिनल इंटेंशन है फिर तो मीन्स ये आ गई, फिर तो इसने ये आपराधिक कार्य कर दिया, मर्डर कर दिया। अगर ये मर जाता है या जो भी क्षति होती है इनको, ये आपराधिक कार्य में आ जाएगा। तो आपराधिक आशय के बिना। और व्यक्ति या संपत्ति, समझ गए ना? व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति में नेचुरल पर्सन आएंगे, स्त्री पुरुष बच्चे, ये कंपनी नहीं आएगी, है ना। व्यक्ति या संपत्ति, तो संपत्ति का मतलब क्या है? संपत्ति का मतलब आपको पता है, जिसका कोई ओनर हो, जिसका कोई स्वामी हो,
और स्वामी वह है जो उस चीज के संबंध में समस्त अधिकार रखता हूं, है ना, वो स्वामी कहलाते हैं। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका इन चीज़ों को, सेक्शन आपका 44 में डिस्कस कर चुका। जब मैंने अपराध की आवश्यकता तो बताई थी, तब संपत्ति को मैंने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो क्या है कि आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए के प्रयोजन से गुड फेथ में अगर की गई तो अपराध नहीं है, अदरवाइज अपराध है। मतलब क्या कहना चाह रहे कि इस व्यक्ति ने ये जो एक्ट किया, इसको इस एक्ट के ऐसा एक्ट करने से, मतलब इधर अपना पानी का जहाज लाने से इन लोगों को हानि हो जाएगी, समझ गए ना। ये नॉलेज तो है, इस पॉसिबिलिटी की नॉलेज तो इसको है कि ऐसा ऐसा करने से इनको नुकसान पहुंच जाएगा, लेकिन इसका कोई आपराधिक आशय नहीं है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। क्रिमिनल इंटेंशन अब्सेंस होनी चाहिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन आ गई तो फिर यह आपराधिक कार्य हो जाएगा। तो इसको बचाव कब मिलेगा? सेक्शन 81 का रूल ऑफ नेसेसिटी का कि एक बहुत बड़ी हानि को बचाने के लिए, ये हानि हो जाती ना अगर ये सीधा लेकर के जाता तो सारे मारे जाते। तो क्या क्या आवश्यकता तो है, इसको नॉलेज तो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉलेज तो इसको है कि भाई अगर इधर लेकर के गया तो ये मारे जाएंगे, लेकिन इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। इसकी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इधर इनका मर्डर कर दूं, समझ गए ना। दूसरी बात क्या कह रहे, और व्यक्ति या संपत्ति, या तो संपत्ति या व्यक्ति, जो उसके अंदर व्यक्ति बैठे हुए हैं, व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि का निवारण या परिवर्तन करने के लिए इसने ये एक्ट किया, इधर को ये अपना पानी का जहाज लेकर के आया, तो ये अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध है। बात समझ रहे ना। मतलब इसने ये हानि जो पहुंचाई इनको, ये किस लिए पहुंचाई? ताकि इस हानि को ये, क्योंकि अगर ये इधर को ना लाता तो एक बहुत बड़ी हानि हो जाती ना। इस हानि का निवारण या परिवर्तन करने के लिए तो इसने ये हानि की, लेकिन इसे करने की क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसा इसने कैसे किया? गुड फेथ के साथ किया, तो इसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं है, अदरवाइज आपराधिक होगा ही होगा। गुड फेथ मतलब सेक्शन 52। सेक्शन 52 बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके। सेक्शन 52 क्या कहती है? सेक्शन 52 कहते हैं कि सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना किया गया कोई कार्य सद्भावना पूर्वक नहीं होता। सम्यक सतर्कता और ध्यान, सम्यक सतर्कता और ध्यान, मतलब जब ये इधर को लेकर के आ रहा था इसको, तो इसने गुड फेथ में ये एक्ट किया हो। गुड फेथ का मतलब क्या होगा? इस पानी के जहाज को इधर लाने में इसने सतर्कता भी बरती हो और ध्यान भी रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से हल्का सा रास्ता और भी था और हो सकता था थोड़ी बहुत चोट इनको भी पहुँचती, थोड़ी बहुत इनको भी पहुँचती, और ये भी बच जाते, और किनारा पास में ही था यहाँ पर, और ये भी बच जाते। तो क्या इसने सम्यक सतर्कता और ध्यान से ये एक्ट किया, या सीधे ही टक्कर मार दी इसको? अगर सीधे सीधे टक्कर मार दी और रास्ता थोड़ा बहुत था भी कहीं बचने का, फिर तो इसने आपराधिक कार्य कर दे, क्रिमिनल इंटेंशन इसके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी है। बात स्पष्ट हुई आपको? यहाँ डेडले वर्सेस स्टीफन का एक मामला था। डेडले वर्सेस स्टीफन, डेडले वर्सेस स्टीफन में क्या हुआ था कि 3 लोग थे और वे समुद्र में सैर सपाटा के लिए जाते हैं। एक छोटी सी डोंगी थी उनके पास में जिसमें 3 लोग बैठ सकते थे, और समुद्र में थोड़ा अंदर चले गए हैं। तूफान आ जाता है, तूफान आने की वजह से वे रास्ता भटक गए। तूफान उनको समुद्र में बीच में लेकर चला गया और उनकी दिशा होगी भंग। उनको ये नहीं पता रहा किनारा किस साइड में है, काफ़ी दूर निकल गए समुद्र में अंदर। उनको रास्ते में समुद्र के अंदर एक टापू मिलता है और टापू पे में उनकी डोंगी रुक जाती है। वे कई दिनों तक टापू पर रहे और भूखे प्यासे रहे। अब उनमें क्या किया उन्होंने, उन जो 3 जने थे, 2 जनों ने प्लानिंग बनाई कि इस तीसरे को मार कर खा जाओ, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे किया, तीसरे को मारा और खा गए। बाद में रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा दिया। बचाने के बाद पूछा कि तीसरा कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम मारे जाते, हमने उसको मार करके खा लिया। उन दोनों के ऊपर मर्डर का मुकदमा चला, हत्या का मुकदमा चला। तो जो जस्टिस थे, उन जस्टिस ने ये कहा, जस्टिस कोलराज थे, जस्टिस कोलराज ने ये कहा कि भाई साहब ये ए और बी इनने मिलकर के सी को खाया पका करके, और इन्होंने अपने बचाव में ये कहा कि साहब एक बड़ी हानि हो जाती यदि हम मर जाते, तो हमने इसको मार दिया और इसको मार करके एक बड़ी हानि होने से बचा लिया, क्योंकि 2 बच जाए तो ये तो बड़ी हानि है ना, तो इनको कोई बचाव नहीं दिया जस्टिस कोलराज ने। और ये कहा कि यदि आज अनुमति दे दी इस बात को,
फिर तो इन दोनों के बीच में भी ये तय किया जा सकता है कि दोनों में कौन ज्यादा बलवान है, कौन सा बड़ा पहलवान है, और इनमें से किसी एक को अनुमति दे देनी चाहिए। समझे नहीं समझे? अच्छा, एक चीज और है, अपने जीवन की सुरक्षा करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा दूसरे की जीवन की सुरक्षा करने का दायित्व तो हमारे ऊपर होता है। ये तो सेना पे जो जवान रहते हैं अपने सीने पे गोली खा करके हमें प्रोटेक्ट करते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे इसको 6 महीने का कारावास मिला था इन दोनों को, हालांकि बचाव थोड़ा सा दिया गया है इनको, उतनी सज़ा नहीं दी, 6 महीने का कारावास इनको दिया गया। बात समझे नहीं समझे? तो अब एक तो आपको ये याद रखना, ये रूल ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है, सेक्शन 81। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आप समझ जाओ अच्छे से, और इनकी भी खत्म हो गई। सपोज दैट एक रो में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, और यहाँ एक मकान में आग लग जाती है, ये वाला जो मकान है इसमें आग लग जाती है। यहाँ पड़ोसी के पास में एक बुलडोजर है, इस ए के पास में, ये इससे अगले वाले मकान को पूरी तरह से क्रैश कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं ताकि आग आगे ना फैले। ये मकान किसका था? ये मकान सपोज दैट बी का था। अब बी इसके ऊपर आरोप लगाता है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या ए को सेक्शन 81 का बचाव मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सेक्शन के ग्राउंड देखे क्या क्या है, इसके कंटेंट देखे, अगर सारे कंटेंट पूरे होते हैं तो ये ने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया, अदरवाइज आपराधिक कार्य किया। सेक्शन 81 क्या कहते हैं? कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई कि उससे हानि होना संभव है। क्या इसको इस बात की नॉलेज थी कि ये जो तू करने लग रहा है इससे ये नुकसान हो जाएगा? इसको बिल्कुल नॉलेज तो है। यदि वह अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना, तो क्या इसका यह आपराधिक आशय भी है? आपराधिक आशय तो नहीं, इसका आशय तो क्या है? एक बहुत बड़े नुकसान को, यहाँ जितने और मकान है ये भी, इनमें भी आग लग जाएगी, आग फैल जाएगी, समझ गए ना। तो आपराधिक आशय तो इसका है नहीं। और यदि है, सपोज दैट बहुत छोटी सी आग लगी थी और संभावना इस बात की थी कि ये पानी वानी सा या किसी भी तरह से बुझा सकता है, फिर भी इसने मकान क्रैश कर दिया, अब तो आपराधिक आशय साफ साफ दिखाई दे रहा। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि जब गवाह आए, आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर ये मकान को क्रैश ना करता तो ये सारे घर जल जाते। इतनी भयंकर तरीके से आग लगी। हो सकता था जैसे कई बार फैक्ट्री में आग लग जाती है, केमिकल की फैक्ट्री में आग लग जाती है, सिलेंडरों में आग लग जाती है, तो इसने हिम्मत करके इस मकान को क्रैश कर दिया। तो इसका आपराधिक आशय तो इस सिचुएशन में तो नहीं है। दूसरी बात, और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की हो। इसने किस लिए किया ये एक्ट? ताकि ये हानि किस लिए की? ताकि ये अन्य हानि न हो जाए, इसका परिवर्जन या निवारण करने के प्रयोजन से इसने ये वाली हानि की और गुड फेथ में की हो, तो इस व्यक्ति ने कोई आपराधिक कार्य ये नहीं किया। नहीं तो क्या होता? नहीं तो ये सारे मारे जाते, इनके अंदर घरों में लोग रह रहे होंगे वे भी मारे जाते, इस प्रॉपर्टी को भी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाता। बात समझ रहे ना? बशर्ते इसने गुड फेथ में एक्ट किया हो। समझे नहीं समझे? ऐसा तो नहीं टाइम बॉम्ब रख दिया हो, यहाँ पर टाइम बॉम्ब रख दिया कि मकान क्रैश हो जाए तो पता लगा ये टाइम बॉम्ब अगर रखता है फिर तो ये गुड फेथ में एक्ट ही नहीं कर रहा। सम्यक सतर्कता और ध्यान से ये एक्ट अगर किया हो तो ही इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं है, अदरवाइज आपराधिक होगा। एक इसमें नीचे स्पष्टीकरण है, मुझे बेयर एक्ट दे दो एक बार जरा। स्पष्टीकरण देखिए, यदि किसी भी सेक्शन के नीचे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है तो स्पष्टीकरण उस सेक्शन को और ज़्यादा स्पष्ट करता है। स्पष्टीकरण का एक्सप्लेनेशन का यही मतलब है और कुछ नहीं। देखिए, स्पष्टीकरण कहते हैं ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उसे अपहानि कारित होना संभव है करने की जोखिम उठाना जस्टिफाइड या माफी योग्य बना देते हैं। स्पष्टीकरण ये स्पष्ट करते हैं कि इस व्यक्ति ने जो एक्ट किया, ये एक्ट जो किया, ये एक्ट किस लिए किया? अन्य हानि का निवारण या परिवर्तन करने के लिए। समझ गए ना? तो यहां कहने का मतलब ये है, स्पष्टीकरण ये कहते हैं कि इसने जो एक्ट किया और ये जो हानि इसने की और ये साइड में जो हानि होने लग रही थी, आग जो लगी हुई थी, क्या यह ऐसी नेचर की थी कि इसके द्वारा किए गए कार्य को माफी योग्य बना दें, जस्टिफाइड कर दें? अगर माफी योग्य बना दें तो कोई अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध हो जाएगा। सपोज दैट मैंने आपको बताया ना, मकान में पता लगा थोड़ी सी आग लग रही, हो सकता है सर्दी में हाथ सेकने के लिए अलाव जला रखी है उन्होंने यहाँ पे, और आग देख करके यहाँ पे बुलडोजर चला दिया इसने, तो क्या इसका द्वारा किया गया कार्य माफी योग्य है?
नहीं है। क्या खतरा इतना निकट था कि क्या किसी अन्य तरीके से इस आग को नहीं बुझाया जा सकता था? क्या वहाँ पे पानी के पाइप भी पड़े हुए थे? क्या फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था और वो नहीं आई तब इसने ये मकान क्रैश किया? समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या फायर ब्रिगेड वही थी, उनको इन्फॉर्म करने से पहले ही ये मकान तोड़ दिया उसने? इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये तो फैक्ट की बात है, तथ्य की बात है यार। क्या कि इसने जो कार्य किया ये माफी योग्य बनावे या ना बनावे? बात समझ गए नहीं समझ गए? सपोज दैट पहले वाले उदाहरण में ये शिप था हमारा, और ये एक दो लोग इस डोंगी पे बैठे हुए, नाव है छोटी सी, और ये आइसबर्ग है और किनारा यही है पास में ही। लेकिन अगर यही टकरा जाए तो सारे मारे जाएंगे, डूब जाएंगे। और इधर को लेकर के गए तो ये दो लोग मारे जाएंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर ये थोड़ा सा यहाँ को, कैप्टन को ये लगा कि भाई टकरा तो ये भी जाएंगे, थोड़ा सा ये पानी का जहाज भी टूट जाएगा, लेकिन हम किनारे तक पहुंच जाएंगे और ये भी बच जाएंगे, और फिर भी सीधे सीधे टक्कर मार रहा। तो इस कैप्टन के द्वारा किया गया कार्य जस्टिफाइड नहीं है, माफी योग्य नहीं है। समझ गए ना? सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई इसको इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता सूझ ही ना रहा हो, इसको इस मकान को क्रैश करने के अलावा कोई और रास्ता सूझ ही ना रहा हो। तो यह है सेक्शन 81। अब एक बात और, जो आपकी न्याय संहिता आई, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड की जगह वो आ गई, उसमें बहुत बड़े तो बदलाव है नहीं। एक तो जो जनरल एक्सप्लेनेशन का जो चैप्टर था आपका, चैप्टर 2, वो जैसे सीआरपीसी में आपकी कुछ इंटरप्रिटेशन क्लोज है, सेक्शन 2A 2B 2C, कुछ तो इस तरह से कर दी। सेक्शन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी सेक्शन की एक इंटरप्रिटेशन क्लोज बना दी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, कुछ अमेंडमेंट ऐसे किए जो बहुत ज़रूरी थे, जैसे सेक्शन 64 हो गई आपकी, सेक्शन 65 67 68। ये वहाँ क्या है कि जुर्माने की रकम दे रखी कि यदि 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 2 माह का कारावास, 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना है और जुर्माने का पेमेंट नहीं करता तो 4 महीने का कारावास। इसी तरह से 100 रुपये से ज़्यादा का अगर जुर्माना है और उसे देने में व्यतिक्रम करते हैं तो 6 माह का कारावास, बाकी किसी भी मामले में 6 माह का कारावास। तो वहाँ क्या कर दिया, 5,000 10,000 अमाउंट बढ़ा दिया गया। जैसे 10 रुपये के ढोर कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, उतनी नहीं है, हो सकता है 1860 में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। तो जो अमेंडमेंट जो इसमें भारतीय न्याय संहिता जो आई, इसमें एक तो अमाउंट चेंज किए गए जगह जगह। दूसरी बात, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं किए गए, जो हत्या की डेफिनेशन है पहले भी वही थी, अभी भी वही है। ये जो सेक्शन में आपको पढ़ा रहा है 81 82 83 और इससे पहले जो सेक्शन पढ़ा चुका, सेम एज इट इज एज ऐसे ही है। बस जो धाराओं के बिल्कुल जो सीरियल नंबर है यहाँ आपके, धाराओं के जो क्रम है वे बदल दिए। कोई बात 302 में लिखी हुई थी मर्डर, अब उसको 101 में लिया है, बस इतना काम कर रखा। तो जो पहले पढ़ चुके उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली, जो पहली बार पढ़ रहे उनको तो कोई प्रॉब्लम होने ना अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइन खींच करके इधर से इधर आपको आराम से बता दूंगा मैं, इधर पुरानी वाली इधर नई वाली, सबसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? कल देखे बाकी, चलो।